So our second chapter in Python will be discussing about variables and operators. Okay, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पाइथन कैसे करना है ये आपको बताया है, ठीक है। अब हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जाएंगे, उसके लिए हम वेरिएबल ऑपरेटर सीखेंगे और उसके बाद एडवांस सीखेंगे, ठीक है। यही लिखा हुआ है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब हम किसी वैल्यू को असाइन करते हैं तो वो जिस फॉर्म में करते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं, या जिस एक तरह से कह सकते हैं कीवर्ड में करते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा नेम इज इक्वल टू समथिंग, एज इज इक्वल टू समथिंग, ओके। और दूसरा ये भी याद रखना होगा आपको, ये हम आपको आगे बताते जाएंगे कि जब भी आप नेम लिखेंगे वो स्ट्रिंग होता है, जो स्ट्रिंग होता है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, ओके। डबल भी हो सकता है इन्वर्टेड कोमा, सिंगल भी, लेकिन एक ही रूल यूज करेंगे हम, तो डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। और जो एज लिखेंगे, कोई भी इंटीजर लिखना होगा तो आप उसको जो है आप उसको इन्वर्टेड कोमास में नहीं लिखेंगे। अगर आप उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं तो ये एज ए स्ट्रिंग काउंट होगा, एज ए स्ट्रिंग, ओके। इसलिए क्योंकि ये एज इंटीजर होती है तो इसको ऐड नहीं किया जा सकता स्ट्रिंग को ऐड कैसे होता है? अगर मैं 30 को 20 से ऐड करता हूँ और दोनों को मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ इस तरह से, ऐसे करके, तो आंसर आएगा 30 50, 20 30 आंसर आएगा इस तरीके से। अगर मैं लिखता हूँ ये 30 है, और अभी मैं आपको अलग से ही एग्जांपल दिखाऊंगा, इसमें सही नहीं है मैं, ठीक है, मैं अलग से ही आपको बता दूंगा। तो वेरिएबल क्या होता है पहले यहाँ बता देते हैं हम आपको। वेरिएबल आर द नेम्स गिवन टू डेटा जो हमें हमारे प्रोग्राम में यूज करना है, ओके। For example, usually we need a responsive and meaningful program that need to store the name of a user and age. जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है कि हमने यूजर का नेम और एज एंटर करना है, ओके। This program will allocate a certain memory to your computer's storage space to store this data. यानी इसने एक असाइन कर दी है एक मेमोरी, और एक मेमोरी इसके लिए असाइन हो गई, ठीक है, ओके। और दूसरा यानी जैसे नेम इज इक्वल टू समथिंग है और एज इज इक्वल टू 30 है, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका ये होगा कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग में से ऐसे भी लिख सकते हैं। पाइथन में ये फीचर होता है कि नेम कॉमा एज इज इक्वल टू, ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ये पाइथन प्रोग्रामिंग में होता है। यानी नेम एज को इस तरह ना लिख के, अगर आपके पास 4-5 वेरिएबल है, कितने भी वेरिएबल है, आप कोमा लगाते जाएंगे और इक्वल के बाद उनमें कोमा लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि नेम जो है ऑटोमेटिक ये माना जाएगा फर्स्ट, और एज जो है सेकंड माना जाएगा। अगर ये थर्ड होगा तो ये थर्ड ऑप्शन माना जाएगा। क्लियर है? ओके। नेमिंग ए वेरिएबल, देखिए नेमिंग एक वेरिएबल जो है ए टू जेड हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, बस पाइथन का जो प्री डिफाइंड कीवर्ड है वो नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर, ब्रेक, एक्सेप्ट, प्रिंट, इनपुट, इनको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, ओके। क्लियर? और दूसरा ये है कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव, ओके। जब हम नाम डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेम इज इक्वल टू समथिंग लिखा है, एज इज इक्वल टू समथिंग, मैं यहाँ स्मॉल लेटर भी यूज कर सकता था, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटर यूज कब क्या यूज करना बेटर होता है इसमें, देखिए, ओके। सम पीपल यूज कैमल केस, कैमल केस इसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल नाम देना है तो उसको लिख देते हैं दिस इज मी, ओके, दिस इज मी, इसको आप कैमल केस कह सकते हैं, ठीक है, ओके। किस तरह से लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, चाहे उसी तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, दिस इज मी। सम पीपल यूज अंडरस्कोर, इस तरीके से, जैसे जावा में ज्यादा यूज होता था इस तरह से, ओके। देयर आर नो फिक्स कन्वेंशन, कन्वेंशन बोलते हैं नेमिंग, व्हेन नेमिंग ए वेरिएबल इन पाइथन, यानी कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह से ही नाम लिखना है, लेकिन हम एक तरीका आपको बताएंगे जो हम यूजुअली यूज करेंगे। हम लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग में अभी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम बताएंगे, बस थोड़ा सा इसको हमें स्टडी करना होगा बस स्टार्ट करने से पहले। असाइनमेंट साइन, ये मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसको जो है असाइनमेंट बोलते हैं, इसको इक्वल बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। सम स्टूडेंट्स बी कंफ्यूज्ड ओवर यूज ऑफ इक्वल एंड डबल इक्वल
इन पाइथन प्रोग्रामिंग दिस इज नोन एज असाइन वैल्यू। जैसे सम इज इक्वल टू 0 है तो असाइन है समवन, वी नीड टू असाइन स्टार्टिंग सम इन वैल्यू इक्वल टू 0। समटाइम्स क्या होता है कि हमें, जैसे आपने सी प्रोग्राम शायद किया होगा तो उसमें देखा होगा सम इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं शुरू में, बाद में उसमें वैल्यू पुट हो जाती है। ये असाइनमेंट होता है, असाइन होता है, ठीक है। अब ठीक है, हम जो है मुझे लगता है मुझे प्रोग्रामिंग वाला इंटरप्रेटर स्टार्ट करना चाहिए आईडीई, लेकिन बस अभी बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ तक, बस अब फिर उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, नेम इज इक्वल टू, ये असाइन किया है इनपुट, एंटर योर नेम। जब ये कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यूजर से हम इनपुट लेते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको इस समझ में आएगा क्योंकि इसके प्रोग्राम लिखे हुए हैं अलग से हमारे पास, ठीक है। तो अभी और इसको बोलते हैं इक्वल बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ये एक एग्जांपल दिया है, अगर i इन रेंज 9 है, अगर i इज इक्वल टू 3 है तो ये जो है कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का मतलब ये होगा कि i इज इक्वल टू 3 को स्किप कर देगा और उससे आगे निकल जाएगा। टू चेक इफ i इज इक्वल टू 3 एट एनी ओकेजन, skip the iteration if the variable I is 3, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका, इक्वल का एग्जांपल भी दिया है यहाँ पर, ठीक है, कि इक्वल का कैसे यूज हो जाता है। ऐसे ही बेसिक ऑपरेटर होते हैं इसके, ठीक है ना, जो पहले से आप पढ़ते हैं तो, ठीक है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो सी में आपने पढ़ा होगा तो जो यूज वहां पर था, जिस तरह से ये प्लस होता था माइनस, तो वैसे ही यहाँ पर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फ्लोर डिवीजन भी होता है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, फ्लोर डिवीजन उसकी वैल्यू को फ्लोर में ला देता है। एक होता है फ्लोर, एक होता है सीलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल 2.5 है तो उसको नीचे लाएंगे तो फ्लोर बन जाएगा 2, उसको ऊपर ले जाएंगे 3 तो उसका सील बन जाएगा, सील फंक्शन, क्लियर है, उसे फ्लोर। तो यहाँ पर ये भी होता है, फ्लोर भी होता है। यानी कि डिवीजन दो तरीके से यूज कर से, इस तरह से यूज करेंगे, अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, अगर आप उसका फ्लोर डिवीजन करेंगे तो वो 2 आएगा। यानी कि 2.5 की जो फ्लोर वैल्यू है वो 2 है, और जो उसकी सील वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू जैसे होता है ना, आप एक नीचे ग्राउंड है, ऊपर छत है, तो नीचे वैल्यू इसकी 2 है, ऊपर वैल्यू इसकी 3 है, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं हम, ये और भी असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हम सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही आपको बता देंगे, यहाँ पर कोई बताने की मतलब इस तरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर अब चलते हैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग पेज पे मैं चाहता हूँ, मैं पाइथन स्टार्ट कर लेता हूँ। प्रोग्राम तो काफ़ी है लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबसे बेसिक वाले से स्टार्ट किया जाए। ये हम जो ज़्यादा बेसिक होते हैं वो मुझे फाइल नहीं मिलेगी, मैं चेक कर रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर फाइल ऑर्गेनाइजिंग क्लास फंक्शन, चलिए फिर इसी से स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक मैं बीच बीच में अपने आप ही बताता जाऊंगा, ठीक है ना। ये जो फाइल ओपन की इसी से, अभी बताया कहाँ है, अभी तो मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं इसी से स्टार्ट कर लेता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम, इसके अंदर जो है जो आगे के बेसिक है और उसका बेसिक से आगे के है इसके अंदर, बेसिक इसी में हम आपको बता देंगे। ओके, ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम में स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सर ये फाइल कहाँ से बनती है? फाइल कैसे बनती है, ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, जैसे आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद आपने पाइचाम इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद जब आपने पाइचाम को ओपन किया तो उसमें उसके सेटिंग में जाकर इंटरप्रेटर सेट किया, जैसे मैंने आपको लास्ट में दिखाया था कल, और वीडियो भी भेजी थी। उसके बाद क्या है कि
ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने और उसमें आप टाइप करेंगे, बस ये फाइल है, ठीक है। ओके, और उसको सेव एज करके उसको कहीं पे सेव कर लेते हैं फिर, ठीक है। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा जरूरी है, मतलब थोड़ा आप करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ऊपर लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। दरअसल ये जो है चैप्टर 2 है ना, वो उसमें बेसिक है। चैप्टर 3 में ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम के हैं ये सब नीचे वाले जो जितने, लेकिन हमारा है अभी फिलहाल बेसिक का, तो मैं बेसिक आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है लगा सकते हैं कोई भी कमेंट लिखने के लिए, ठीक है ना। ओके, जैसे मुझे लिखना है दिस इज हेलो, ओके तरीके से। और जो नीचे का ये सब लिखा हुआ है ना, इस सबके सामने हैश लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये मैंने हैश लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये सब काउंट नहीं होगा, तो आप भूल जाइए, कुछ नहीं है, फाइल ये ब्लैंक है समझिए। ओके, दिस इज हेलो। आप कोई वैल्यू साइन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। ओके, तो वेरियस ऑपरेशन इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल c इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि लेट a प्लस b और d इज इक्वल टू, सॉरी, a प्लस b और d इज इक्वल टू a डिवाइडिंग b तरीके से। और भी वैल्यू ले लेता हूँ मैं, एक वैल्यू ले लेता हूँ, इसको 7 ले लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा फ्लोट का इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पर। और e इज इक्वल टू हम ले लेते हैं a b, फ्लोर डिवीजन। ओके, अब हम इसको प्रिंट करना शुरू करते हैं। आप इसके लिए लिखेंगे प्रिंट। देखिए बाई चांस से ये फायदा है, आइडियल में ये सब नहीं होता है। भाई आपने प्रिंट लिखा, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको शो करेगा और आपको हिंट्स भी शो करेगा। ओके, तो प्रिंट आपने लिखा, जब उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट आ जाएगा जब आप टैब दबाएंगे। ओके, या प्रिंट जो पॉपअप हुआ था उस पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद मुझे जो है क्या चाहिए, यहाँ पर लिखना है ये सम है, जैसे सम ऑफ ए एंड बी इज। तो ये जो मैंने इन्वर्टेड कोमास में, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होता है, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि पूरा क्लियर रहे। अब मैं इतना ही रन करके आपको दिखाता हूँ। अगर ये इतना रन होता है तो क्या होता है, ये देखिए, ये जो नीचे वाला आया है ये दूसरे प्रोग्राम कहीं ओपन है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। वो नीचे वाले का आया है, उसको ऐसे हाइड करते हैं, जैसे मैं नीचे जाके पेज डाउन से ये नीचे ये जो प्रोग्राम है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसका भी आउटपुट साथ में आ गया वरना, ठीक है। तो हाइड करने के लिए इसको आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे। ये सब जो है सबके सामने हैश लग गया, यानी ये सब हाइड हो चुका है। ये इंटरप्रेटर इसको अब रीड नहीं करता। क्लियर। अब देखिए, अब इसको रन कराते हैं, अब आपके सामने से आउटपुट देखते हैं। सम ऑफ ए एंड बी इज, ये सिर्फ स्ट्रिंग है, मैंने आउटपुट अभी लिखा नहीं है, ठीक है। अब आउटपुट लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप इसी के साथ लिख दें, या दोनों तरीके मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट में आप आउटपुट लिखेंगे यहाँ पर, यानी अब इसका मतलब ये हुआ, आप ये बता रहे हैं कि सम ऑफ ए एंड बी इज 17। लेकिन इसको थोड़ा और एडवांस बनाने के लिए हम इसी में लिखते जाएंगे। अब यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉमा सी। कॉमा का मतलब ये होता है कि प्रिंट जो है सी के लिए अलग से यूज हो रहा है और इसको हम हटा सकते हैं। देखिए चेंजेस, आप इसको रन करेंगे, सम ऑफ ए एंड बी इज 17। ओके, अब इससे थोड़ा और एडवांस चलते हैं, जैसे ए और बी की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। ओके, तो हम ए और बी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। एडवांस में कई तरीके हैं, लेकिन मैं इजी तरीका ही बताता हूँ आपको। सम ऑफ, इजी तरीका ये होगा कि सम ऑफ यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाए, कॉमा एंड
यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाए, इज यहाँ इज आ जाए, कॉमा सी। इसका मतलब समझिए आप, सम ऑफ ए ना लिख के ए की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको कॉमा लगाना पड़ेगा आगे पीछे, ओके। पीछे इसलिए कि आगे भी इसमें स्टेटमेंट, आगे भी इसमें वैल्यूज है, ओके। और ये एंड, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये एंड प्रिंट होगा, ओके। स्पेस भी दे दिया है मैंने, और बी, यहाँ बी की वैल्यू आ जाए, इज सी। अब इसका आउटपुट देखिए, ये देखिए, सम ऑफ 10 एंड 7 इज 17। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया क्लियर? ये हमने वेरिएबल बना दिया, ये यहाँ पर तो कांस्टेंट दिख वैल्यू रही थी ए और बी, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। आउटपुट नहीं दिख रहा। सर, आउटपुट तो दिख दिख नहीं रहा रहा। है ना? जो नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा। आउटपुट नहीं दिख रहा, एक आउटपुट भी सेकंड, नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट, मैं इसको कहाँ, एक सेकंड, अब देखना, दिखा आउटपुट? यस सर, अब दिख रहा है। यस ठीक सर। है। सम ऑफ ए एंड बी इज 17, सम ऑफ 10 एंड 7 इज 17। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये देखिए, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। सर इसको हाँ प्रिंट एंटर से करवाते हैं। हाँ, प्रिंट एंटर से नहीं कराते। यहाँ पर जैसे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर ये यहाँ रन बना हुआ है, ये लिखा हुआ रन, ओके, ठीक है ना, रन। शिफ्ट F10 इस पे लिखा हुआ है, शिफ्ट F10 या रन, तो इससे आप करेंगे तो ये रन। क्लियर है? दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा है क्लियर। हाँ ठीक है। तो ये देखिए, तो यानी यहाँ पर ए और बी को हमने सम किया और हम उसको एडवांस में ऐसे लिखेंगे, तो मीनिंग सेम है, लेकिन ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक है। यहाँ पर जैसे वैल्यू चेंज होगी तो ये वो वैल्यू शो होगी, ठीक है। तो ये इसका एडवांस हो गया, क्लियर, ओके। अब प्रिंट इस तरह से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज कर लेता हूँ, ये ज्यादा स्टैंडर्ड ये हो गया। तो सम की जगह आप लिखेंगे डिवाइड या फ्लोर डिवीजन, या डिवीजन कह सकते हैं या डिवाइड कह सकते हैं, डिवीजन ऑफ ए बाई बी। यहाँ पर हमें बाई लिखना पड़ेगा, बी इज सी नहीं है आंसर, क्या है उसका? ये आंसर है, क्लियर। और यहाँ पर मैंने ई भी लिखा था, तो ई का भी मैं एंड टू एंड लिख देता हूँ। तो ई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका नाम फ्लोर डिवीजन, इसका नाम होता है फ्लोर डिवीजन ऑफ ए बी। अब दोनों में आप फर्क देखिए, मैंने इसको ये देखिए, सर डी की जगह पर पहले वो कर दो ना, ई। आप फ्लोर डिवीजन, हाँ वो ई ई में आएगा ना, वही फ्लोर आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर ई किया जाएगा वरना आउटपुट वही आ रहा है, ठीक है। ये दोनों का फर्क, ओके। यानी डिवीजन जो है वो इतना है, लेकिन जो फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर तो मैं आपको बता चुका हूँ, यानी ये फ्लोर वो होता है जैसे 1 पॉइंट समथिंग है तो उसको 1 कर देंगे, और अगर उसका सेलिंग फंक्शन होगा तो वो 2 हो जाएगा, क्लियर। राउंड ऑफ होता है, मिनिमम वाला राउंड ऑफ, क्लियर। तो ये ठीक है, एक छोटा प्रोग्राम हो गया, दिस इज हेलो प्रोग्राम। इसका नाम हम दे देते हैं प्रोग्राम नंबर 1, ताकि एक सीक्वेंस चले। फ्लोर डिवीजन सिर्फ पॉइंटिंग वैल्यू के लिए होता है ना सर, कि जब तक फ्लोटिंग वैल्यू का नहीं, अगर पॉइंटिंग नहीं है तब भी आंसर आएगा, लेकिन आंसर दोनों का फिर सेम आएगा, वो तो चेंज नहीं होगा ना फिर। जैसे यहाँ पर फ्लोर डिवीजन हम लोग करते हैं तो खाली पॉइंट तक आता है, मतलब पॉइंट कंसीडर नहीं करता वो। इट्स लाइक एन आईएनटी, इंटीजर टाइप का आउटपुट आता है उसमें। तो मैं वही तो बोलता हूँ, और बोलते हैं मैथ में। मैथ में देखो क्या, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ यहीं पे, कि इसके बाद यहाँ लिख देते हैं। तो मैथ में ये होता है, जैसे 1 पॉइंट समथिंग है, 5 है, तो जो इसकी फ्लोर वैल्यू है, फ्लोर वैल्यू इसकी होगी 1, और इसकी एक सेल वैल्यू या सेलिंग वैल्यू होगी इज इक्वल टू 2। ये प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। फ्लोर वैल्यू उसको बोलते हैं जो डाउन हो, और सेल वैल्यू बोलते हैं उसको जो अप हो, क्लियर। ये हमने बताया। ये प्रोग्राम ए हो गया। अब प्रोग्राम बी पे चलते हैं, जिसमें हम यूजर से इनपुट देंगे, ठीक है, ओके।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है और इसका नाम मैं चेंज करके यहाँ भी कर दूंगा। दिस इज प्रोग्राम और यूजर वैल्यू, यूजर वैल्यू या यूजर वैल्यू दे सकता है इसमें, इस तरह का प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। सर दिख नहीं रहा है, आप कहाँ टाइप कर रहे हैं? दिख तो रहा है, दिख नहीं रहा, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, दिख रहा मेरे है में तो शो नहीं हो रहे। अगर किसी को दिख रहा है तो इसका मतलब सबको दिखेगा, फिर वो उधर से कुछ दिक्कत हो गई है। ठीक है, अगर दिख रहा है ना आपको जो मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए, तो a इज इक्वल टू 10 नहीं, हमको वहां पर क्या कहना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 10 नहीं कह सकते हम, बल्कि हम एक यूजर से इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर ये ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहें तो हम एंड वैल्यू ऑफ a, यूजर से कहेंगे, यूजर को ये शो होगा इनपुट। जब भी हम इनपुट लिखते हैं तो इससे यूजर को शो होता है ये कंसोल में। कंसोल बोलते हैं जहां पर हम आउटपुट, जहां पर हमें टाइप करना पड़ता है ना आउटपुट में, जैसे आपने देखा होगा नाम टाइप करना पड़ता है, तो उसको कंसोल बोलते हैं उस टाइम। ठीक है, अभी हम बताएंगे b इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ b, एंटर b मैंने लिख दिया। क्लियर, मैं ये ब्लैंक भी छोड़ सकता था, लेकिन उससे आपको पता नहीं चलेगा एंटर क्या करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बाकी देखिए ए और बी मैंने एंटर नहीं किया, आपके सामने नहीं किया ना मैंने कोई वैल्यू लिखी है ए और बी की, और बाकी क्वेश्चन मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको, ठीक है ना, इसको मैं एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ बार बार, इतना लेने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मेन हमारा कंसर्न है ये समझाना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने सब डिलीट कर दिया है। क्लियर, अब देखिए, और इसमें एक मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब आप वैल्यू एंटर करेंगे ना अभी, तो वैल्यू एंटर करेंगे और इसकी वैल्यू भी इंटीजर एंटर करेंगे, तब भी सब में एरर आएगी, और फिर उस एरर को मैं दूर करना बताता हूँ आपको। यानी देखिए, ये पहले वाले को मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने का तरीका मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे, तो ये सब हाइड हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये मुझसे कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ कोई भी वैल्यू, इसमें स्पेस नहीं आ रहा, तो मैं स्पेस कैसे लाऊंगा? स्पेस के लिए मैं पहले वापस आपको दिखा देता हूँ। स्पेस तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसको मैंने स्पेस ला दिया यहाँ पर, इस तरीके से करके ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यस सर। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और सही लगेगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दूंगा, लेकिन तब भी एरर आएगी, फिर उसको मैं बताऊंगा एरर क्यों आ रही है, उसको कैसे ठीक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 10, बी की वैल्यू यहाँ लिखा मैंने 20, और सम ऑफ 10, 10 और 20 कितनी आ गई? 10, 20। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ये क्या इसने, यानी आप समझ रहे हैं क्या किया है, इनको स्ट्रिंग समझ लिया एक साथ है, लिख दिया दोनों वैल्यू। कॉन्केट, हाँ कॉन्केट कर दिया है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सोल्व करते हैं? ठीक है, अब इस पे हम चलते हैं। ओके, देखिए, एक रूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो रूल मैं यहाँ लिखता हूँ, उससे आपको ये समझ में आएगा। रूल ये होता है कि ऑलवेज जब भी वैल्यू इनपुट होगी, इनपुट वैल्यू इज कम एज, या एंटर्ड भी कह सकते हैं, स्ट्रिंग। ये देखिए, जब भी आप कोई वैल्यू, कभी भी कोई वैल्यू आप एंटर करेंगे, चाहे वो इंटीजर लिखा आपने 10, कुछ भी लिखा, यानी वो इंटीजर इसने ABCD की जो स्ट्रिंग होती है उस टाइप से इसको रिकॉग्नाइज किया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके दूसरा। देखिए, अगर आप यहाँ पर एक ही जगह समथिंग लिखते हैं कुछ भी, और यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं इस तरीके से, तो आंसर क्या आ रहा है? सम। ये सम थोड़ी हुआ, ये तो कॉन्केटनेशन हुआ। ओके, तो ये कॉन्केटनेशन हुआ है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ, जो हमने यहाँ 10 लिखा, 7 कुछ भी लिखा, तो वो क्या था? वो भी वही था, मतलब ये इसी तरीके से शो कर रहा था, यानी उसको ऐड नहीं किया इसने। तो इसके लिए रूल क्या है कि जो इनपुट वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग होती है ऑलवेज। तो अब स्ट्रिंग होती है तो उसको क्या हम इंटीजर बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। उसको इंटीजर बनाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, सबसे इजी तरीका जो
मुझे लगता है वो यही है कि जो ये इनपुट आया है तो इस इनपुट के सामने आप इंटीजर INT लिख देंगे, इंट लिखना पड़ेगा। INT, हाँ। तो उससे क्या होगा, जैसे ही यूजर कोई इनपुट एंटर करेगा वो INT हो जाएगा, क्लियर, और यानी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ दोनों के सामने मैंने क्या लिख दिया, ये आ गया, क्लियर, इंट लिख दिया। इंट लिख दिया दोनों के सामने। यानी अब क्या होगा, अब देखिए, अब मैं प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको रन किया 10 और 20, अब देखिए ये आपका आंसर 30 है, 30 आ गई। एग्जैक्ट सम अब हुआ है। तो सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोलता चला जाता हूँ, थ्योरी में ये पार्ट होता है, वहां पर डेफिनेशन है टाइप कास्ट क्या होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें है। तो यहाँ पर दिस इज नोन एज टाइप कास्ट, टाइप कास्ट क्या होता है वहां पर मुझे आपको समझाना पड़ता है। यहाँ पर आप एक ही लाइन में समझ गए। टाइप कास्ट ये होता है जब आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का डेटा का टाइप चेंज करते हैं, उसे बोलते हैं आप कि ये टाइप कास्ट है। टाइप कास्ट। इंटीजर को जब स्ट्रिंग में बनाने की कोशिश करते हैं या इसका वाइस वर्स कुछ भी करते हैं तो उसे बोलते हैं आप ये टाइप। तो टाइप कास्ट की डेफिनेशन वहां पर भी आएगी और यहाँ पर आपको पहले क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड एग्जांपल हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, थर्ड एग्जांपल में जाने से पहले हम थर्ड एग्जांपल में इसी के बेस वाली जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उससे स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आएगी, देखिए